बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर है जिस पे हम बात करने वाले हैं वीडियो में वो है बिहार में जनजातीय विद्रोह। बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में अभी बीपीएससी और बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेती है सिविल सर्विस के साथ साथ, और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, साथ ही जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए जो जीएस है वो पढ़ा रहा है। तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए। आपको सारे परीक्षाओं के लिए जो भी जीएस बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको सहायता मिलेगी। तो अभी हमने बीपीएससी की जो सीरीज चलाई है उसमें बिहार में जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे। अभी बिहार स्पेशल वाला बैच चल रहा है और उसमें मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में जो भी आपके मेन जनजातीय विद्रोह बिहार में हुए थे उन सब के बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे उसके कारण क्या थे। कोई भी विद्रोह जब फैलता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो कारण की बात करेंगे, ये आपको मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो ये वाला स्लाइड है, क्योंकि वहाँ पे कारण, परिणाम, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो कहीं से भी कोई भी जनजातीय विद्रोह किसी भी स्टेट का पूछ ले या किसी भी जगह का पूछ ले, उसमें आपको मेन रूप से यही सब कारण होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो नई जमींदारी प्रथा आ गई थी। तो आदिवासियों की जो सामूहिक भूमि थी जिसको वो लोग खुद कट्टी व्यवस्था करते थे, उस पर जमींदारों और साहूकारों का कब्जा हो गया था, जिससे जो जनजातीय लोग थे वो भड़क गए थे। दिक्कू दिक्कू बाहरी लोगों को बोलते थे। वो लोग जो जनजातीय थे, बिहार के जनजातीय लोग, वो दिक्कू बोलते थे बाहरी लोगों को। उनके जो समाज से बाहर के लोग थे उनको दिक्कू बोला जाता था और उनके द्वारा उनका शोषण हो रहा था। तो आदिवासियों को क्या करते थे, साहूकार कर्ज के जाल में फंसा लेते थे और फिर धोखे से उनकी जमीन और संपत्ति हड़प लेते थे। ये भी एक कारण था। तीसरा था वन संसाधनों पर प्रतिबंध। जब 1865 का वन विनिमय अधिनियम लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें कहा गया कि आप जंगलों की कटाई नहीं करोगे, बिना लाइसेंस की कोई कुछ भी काम नहीं कर सकते अंदर। तो इससे उनके झूम खेती, चराई, इन सब पर रोक लग गई। तो झूम खेती क्या होता है कि एक जगह पे खेती करते हैं और किसी खास स्थान पे, और जब वहाँ पर उपज हो जाती है और वहाँ की मिट्टी खेती लायक नहीं होती है तो फिर वो दूसरी जगह जाके वहाँ पे फिर खेती करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लग गई थी। पशुओं को चरा नहीं पा रहे थे वो जंगलों में। तो आदिवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था वनों में, और बिहार की जनजातियों को वन संसाधनों तक पहुँचने पर रोक लगा दिया गया था। ऐसा कैसे किया गया था? तो 1865 का वन अधिनियम बनाया गया था पूरे देश के लिए, और उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई थी। साथ ही झूम खेती और चराई पर भी रोक लगा दी गई थी। तो ये भी एक कारण बना था जनजातीय विद्रोह का। उसके बाद आता है सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। जो जनजातीय समूह होते हैं उनकी अपनी संस्कृति होती है, उनका अपना सामाजिक ताना बाना होता है। लेकिन ईसाई मिशनरियों के आने से, ईसाई धर्म के प्रचार करने से, तो उनके पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जो है, रीति रिवाज है, और उनकी संस्कृति को खतरा महसूस हुआ। इसलिए भी जनजातीय विद्रोह आगे आया। ये भी एक कारण था। अत्यधिक कराधान, कर, टैक्स ज़्यादा लगा दिए गए थे। बिहार में के आदिवासी गरीब हो गए थे क्योंकि आपने खेती पर रोक लगा दी, आपने चराई पर रोक लगा दी, तो जो पशुपालन था उस पर फिर अरंगा आने लगा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इससे और हस्तशिल्प व्यवसाय जो थे, जो आदिवासी हाथों से जो लकड़ियों पे या मिट्टियों पे जो भी काम करते थे, उन सबको अंग्रेजों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। तो और टैक्स भी अलग से लगा दिए गए थे। तो इससे भी कर बढ़ने से आदिवासी गरीब हो गए और इससे भी जनजातीय विद्रोह का ये भी एक कारण बना। और उसके बाद है पारंपरिक शासन व्यवस्था का अंत। एक मांझी व्यवस्था थी वहाँ पे, और ये परगनैत नहीं, मेरे ख्याल से ये परगनैत या फिर पहाड़ी करके कोई व्यवस्था थी। वहाँ पर पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे था, उनको भी नुकसान उन्होंने पहुँचाया था। तो इसके बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो इस ये सब कारण थे। नई जमींदारी प्रथा, दिक्कू बाहरी लोगों का द्वारा शोषण, वन संसाधनों का पर प्रतिबंध, सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप, अत्यधिक कराधान, कर लगा देना, और पारंपरिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था का अंत कर देना, ये सब कारण थे बिहार में जनजातीय विद्रोह के। अब आइए आगे पढ़ते हैं कौन कौन से जनजातीय विद्रोह थे। मुख्य रूप से 10-12 थे, जिसमें से 2 मेन जो संथाल और मुंडा, उस पर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले वो 10-12 के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में हुए जनजातीय विद्रोहों की सूची को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले संथाल विद्रोह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। भागलपुर राजमहल क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ किया गया था। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में।
फिर आया मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सबसे प्रभावशाली विद्रोह माना जाता है ये अंग्रेजों के समय में 1857 से पहले, और ये तो मेरे ख्याल से बाद तक भी चला था, 1899-1900 तक शायद चला था ये। उसके बाद आता है तिलका मांझी विद्रोह। तिलका मांझी द्वारा ब्रिटिश अधिकारी अगस्तस क्लीवलैंड पर हमला किया गया था। बिहार में पहला सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है ये। फिर तमार विद्रोह है, छोटा नागपुर झारखंड के मुंडा आदिवासियों द्वारा किया गया था। ये झारखंड इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि उस समय बिहार झारखंड सब एक ही था। हो विद्रोह छोटा नागपुर के ही हो जनजातियों द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह भी छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया गया था। और भूमिज विद्रोह आता है गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। फिर सरदारी लड़ाई कहते हैं, मुंडाओं द्वारा अपनी जमीनों की वापसी के लिए ये है। और तना भगत आंदोलन आता है, फिर जटरा भगत के नेतृत्व में हुआ था ये, और यह एक अहिंसक आंदोलन था, इसमें मार कुटाई कुछ नहीं थी। चेरो विद्रोह झारखंड के ही पलामू जिले में चेरो जनजाति द्वारा किया गया था। ढाल भूम विद्रोह झारखंड या जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ब्रिटिशों के राजस्व नीतियों के विरुद्ध किया गया था। और पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में, जो झारखंड पहाड़ियाँ हैं उसमें जनजातियों द्वारा पहाड़ी जनजाति द्वारा अंग्रेजी अतिक्रमण के खिलाफ किया गया था। अतिक्रमण मतलब वो वनों में घुस जाते थे, रोक लगा देते थे चीज़ों के खिलाफ। इस तरह से हमने देखा कि बिहार में 10-12 विद्रोह हुए हैं मुख्य रूप से, जिनको हमने ध्यान रखना है, और मेन रूप से हमें संथाल और मुंडा के बारे में पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह की बात करते हैं, जिसे दामिन ए कोह विद्रोह भी कहते थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशक्त और संगठित जनजातीय विद्रोह जंगलों में रहने वाले लोगों को संथाल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला सशक्त और संगठित जनजातीय विद्रोह था वो था संथाल विद्रोह। जंगल में जो लोग रहते थे बिहार के जंगलों में, उन्हें संथाल के नाम से जाना जाता था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये भाई बहन थे सारे, है ना। इन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और पहरा पंचायत शासन व्यवस्था थी एक उनकी अपनी, और माही शासन प्रणाली थी। इन दोनों पर रोक लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसके वजह से ये विद्रोह हुआ था। हमने पहले पढ़ा था ना, प्रशासनिक हस्तक्षेप किया गया था, तो उनके जो खुद के नियम कानून थे ना, उन पर उन्होंने रोक लगा दिया था, तो इस वजह से ये विद्रोह सामने आया था। संथालों ने क्या किया, उन्होंने लड़ाई करी, और जब मेजर बारो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई तो उसको हरा कर भागने पर मजबूर कर दिया, और अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी हार थी। उस समय में अंग्रेज हारते नहीं थे। संथाल परिवार अनजाने में ऋण, धोखाधड़ी और उच्च ब्याज दरों में शामिल हो गया, जो सारे विद्रोह के कारण था। उन्होंने अपनी जमीन भी खो दी और उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। ये कारण था इस विद्रोह का। और यह विद्रोह है वो जून 1855 में शुरू हुआ, जब सिद्धू और कान्हू मुर्मू नामक दो भाइयों ने 10,000 संथालियों को संगठित कर लिया, एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, और एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब इनको ऐसे बात करने से नहीं होगा, इनको अब मारना पड़ेगा। उनका प्राथमिक लक्ष्य जो था वो विदेशी या ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करना था। अब यहाँ पे देखिए, जो सिद्धू कान्हू ने विद्रोह किया था, वो उनका जो प्राथमिक लक्ष्य था वो था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि बस उनको भगा देना है ताकि हमारी व्यवस्था सही हो जाए, हमें वन में अधिकार मिल जाए, ऐसा नहीं। ये अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने हिंसक ढंग से दबा दिया था, और स्थिति को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, बाद में संथाल परगना समूह की स्थापना कर दी थी, और साथ ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और जो पहरा पंचायत शासन व्यवस्था और मांझी शासन प्रणाली थी, जिन पर रोक लगा दी गई थी, उनको फिर से मान्यता दे दी गई। तो इस तरह से संथाल विद्रोह जो था, दामिनी कोह विद्रोह, हमें इस तरह से पढ़ना है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि पहला जनजातीय विद्रोह था, पहला सशक्त विद्रोह था सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इनका नाम आप याद रखिए। पहला पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था की प्रणाली पर रोके वैसे था, बाद में इसको इम्प्लीमेंट दोबारा से कर दिया गया, इसको ध्यान रखिए। मेजर बारो नाम था जिसको इन्होंने हराया था, उसका भी नाम याद रखिए। और जो प्राथमिक लक्ष्य क्या था, अगर आता है डिटेल में क्वेश्चन, तो उसमें आपको जानना है कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समाप्त करना था। ऐसा वहाँ पर आकर लिखा हुआ कि जमीनों की वापसी है, ये करों की कमी करवाना, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? जून 1855 में, ये याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था किस विद्रोह के बाद? तो संथाल विद्रोह, दामिनी कोह विद्रोह के बाद। इस तरह से हमने संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चलिए मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं इसे, ये बिरसा मुंडा संबंधित है, इसको बिरसा भगवान भी बोलते हैं। कारण क्या था? तो वही खुटकट्टी प्रथा थी, पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी, उसको नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, और जो शोषण कर रहे थे वो आदिवासियों का,
उन्हीं के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था, ये सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। इन्हें आदिवासी जो है वो धरती आबा कहते थे। धरती आबा का अर्थ उस समय जगत पिता होता था, और बिरसा भगवान भी बोलते थे, इनको सिंह बोंगा भी बोलते थे। तो ये सारे बिरसा मुंडा के नाम हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। धरती आबा, जगत पिता, बिरसा भगवान, सिंह बोंगा। बिरसा मुंडा ने जो नारा दिया था वो दिया था कि नशा छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, नैतिक जीवन जियो, ईमानदारी से जियो और भाईचारे से रहो, सबको मिलजुल कर रहो, ये उन्होंने नारा दिया था। जो बिरसा मुंडा थे वो ना स्टार्टिंग में क्या थे, उनको ईसाइयों ने, मिशनरियों ने ना ईसाई धर्म वो कर दिया था, ईसाई बना दिया था। तो वो फिर मिशनरी के स्कूलों में पढ़ रहे थे वो, लेकिन जब उन्होंने पढ़ी और पढ़ाई करी और आगे बढ़े तो उनको लगा कि ये तो हमारे साथ ही गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक गुरु से मिले, उनका नाम आनंद पांडे था, और उन्होंने, जो आनंद पांडे हैं, उन्होंने वैष्णव धर्म की शिक्षा दी, रामायण महाभारत और पुराणों का भी ज्ञान दिया, और फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है और फिर ये विद्रोह की तरफ जाते हैं। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो जाते हैं, और ये जो विद्रोह है वो धीमा पड़ जाता है, और 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में उनको हैजा हो जाता है, उसके बाद उनका निधन हो जाता है। तो इस तरह से विद्रोह खत्म हो जाता है। लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया था, और जो खुदकट्टी प्रथा जिसके विरुद्ध में मेन रूप से विद्रोह हुआ था उसको फिर से लागू कर दिया। तो संथाल वाले में भी हम देखते हैं कि उन्होंने मांझी और पहाड़िया वाला जो है वो लागू कर दिया था, इसमें भी खुदकट्टी लागू कर दिया। अब अभी हाल में क्या किया गया कि मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि बिरसा मुंडा के सम्मान में 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ा, और आगे भी वीडियोज़ आएंगे और हम उसमें अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है, ध्यान से सुनना है, और आप चाहो तो नोट्स भी बना लो, यहाँ से प्रश्न आएंगे, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से और जो भी मुझे अपना ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने ये किया है, और कोशिश करिए कि आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में एक ही जगह पे मिल जाए और अलग अलग आपको भटकना ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही है, और आप एक फिर से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर 1857 क्रांति की बात शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले बिहार में कुछ आंदोलन हुए थे उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर 1857 में बिहार का क्या योगदान रहा था क्रांति में, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।